मैं कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूँ। मैं जानता हूँ कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमेरिकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई। चल फिर ना पाने की वजह से वो वहीं अटक गई। हालांकि उसे ढूंढने वाले दल में 90 लोग थे, पर जब उसे 2 हफ्तों बाद ढूंढ निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए काफी वक्त लग सकता है। मेरे हाथों में घाव होने लगे हैं, देखिए छाले पड़ गए हैं। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, मुझे कुछ और करना होगा। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूँ। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। 3 साल पहले एक लड़का सिर्फ केले खाकर और नदी का पानी पीकर जिंदा रहा, फिर उसने अपना रास्ता ढूंढ लिया था। जिंदा बचने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि भटकने पर जंगल में सबसे बुरा वक्त होता है रात का, और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने अभी तक कैंप नहीं बनाया है और आगे क्या होगा ये सोचकर बहुत परेशान हूँ। मैं कोस्टा रिका के रेन फॉरेस्ट में हूँ और मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। डिसेंट्री डायरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है। शायद मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूँ। शायद मेरे पेट में कोई वायरस चला गया है। हो सकता है मैंने गलती से किसी बैक्टीरिया या जानवर के मल को छू लिया हो। मुझे यकीन है कि मैंने कल जो पानी पिया था वो साफ था, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि मुझे और ज्यादा सावधान होना चाहिए। पानी में बहुत से वायरस और माइक्रोब्स होते हैं, इसीलिए हाइकिंग पर जाने के दौरान हमेशा पानी साफ करने वाली गोलियां ले जाइए। पर कभी कभी किस्मत आपका साथ नहीं देती। मैं इस पानी को कम से कम 5 मिनट उबालूंगा ताकि इसका साफ होना सुनिश्चित हो जाए। डायरिया के दौरान शरीर से पानी और सॉल्ट निकल जाते हैं और अब मेरे सामने हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। अगर ये चीजें साथ में हुई तो जानलेवा हो सकती हैं। हीट स्ट्रोक के लिए जरूरी नहीं कि आपको भटके हुए कई दिन हो गए हों। हर साल हाइकर कम पानी पीने की वजह से भी मारे जाते हैं। अब मुझे अपने पेट को ठीक करने वाली कोई चीज ढूंढनी होगी। जंगल आपको बीमार बना सकता है, पर इसका इलाज भी बता सकता है, बशर्ते आपको उसकी पहचान हो। जंगल में मिल्क ट्री नाम का एक पेड़ होता है। इसका सत खराब पेट के लिए वाकई अच्छा होता है। इसकी अलग ही पहचान में आने वाली नुकीली कोंपलें होती हैं और इसमें दूध जैसा सफेद रस होता है। मैंने कैंप से करीब 800 मीटर ऊपर ऐसा एक सब मुझे वहां पहुंचकर उसे ढूंढना होगा। इस तरह से चढ़कर ही मैं जल्द से जल्द ऊपर पहुंच पाऊंगा। शरीर में ताकत नहीं है, पर मैं जंगल में भटकते हुए आधा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता। शुक्र है इस चट्टान पर पकड़ने की कई जगहें हैं।
लेकिन एक बार फिर पानी मुझे रोक रहा है। अब मुझे वो पेड़ ढूंढना है। हमारे इस्तेमाल की करीब आधी दवाइयां रेन फॉरेस्ट के पौधों से ही बनाई जाती हैं। पेन किलर आइब्यूप्रोफेन को मंकी लैडर ट्री कहलाने वाली इस बेल से निकाला गया था। बस जाहिर है कि आपको यह पता होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हैं, और मैं इसे ढूंढ रहा हूं। ये एक छोटा सा मिल्क ट्री लग रहा है और इसे कुदरती मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। ये पेट के लिए वाकई अच्छा होता है और इससे मुझे थोड़ी ताकत मिलेगी। इसकी पहचान आप इस खास तरह की पत्तियों से कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी कोंपलें भी ऐसी नुकीली होती हैं और जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसमें से ये दूध जैसा रस निकलेगा। इस छोटे पेड़ के पास ही एक बड़ा मिल्क ट्री भी है जिसकी छाल अलग ही है। ये दिखने में आमी कैमोफ्लेज जैसी लगती है। आमतौर पर आपको ऐसे दुधिया रस वाले पौधों को खाने से बचना चाहिए। ये इसके जहरीले होने की निशानी है, पर मैं जानता हूं कि ये पेड़ जहरीला नहीं है। ये एक तरह का लेटेक्स है और यह आपके पेट को ठीक करता है। कमाल है, इसका स्वाद बहुत ही क्रीमी है। मेरी हालत जल्दी से ठीक होनी चाहिए, वरना आगे जो चुनौतियां आएंगी उनका सामना करना मेरे लिए मुश्किल साबित होगा। मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नदी के साथ साथ धारा में नीचे की तरफ उतरते रहना होगा। मैं नहीं जानता मैंने कितनी दूरी तय की है, पर लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन इससे थकावट भी हो रही है और दूरियां तय करने में काफी लंबा वक्त भी लग रहा है। पेट खराब होने से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है और मैंने पिछले 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। मैं जानता हूं कि जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी छा जाता है, इसीलिए मुझे कैंप और खाना ढूंढना होगा। मैं ये भी जानता हूं कि आज मैंने ज्यादा फासला तय नहीं किया, इसीलिए मुझे जंगल में एक और रात बितानी होगी। मैंने आग जला ली है और कैंप भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने वाला हूँ और इस काम के लिए ये अच्छा वक्त है, क्योंकि मैं जिन मछलियों को ढूंढ रहा हूँ वो रात के वक्त काफी सुस्त होती हैं। रोशनी के लिए मैंने बस एक लकड़ी ली है, इसके इर्द गिर्द पाम फाइबर लपेटा है और इस पर थोड़ा कैम्फर रेजिन डाला है ताकि ये मशाल जल सके। ये मशाल करीब 10 से 15 मिनट तक जलेगी। मैंने इस मशाल को पानी के काफी करीब पकड़ा है और श्रिम्प या क्रेफिश ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपने चाकू को एक लकड़ी पर बेलों से बांध रखा है ताकि अगर कुछ नजर आए तो मैं उस पर वार करूं और फिर उसे पकड़ सकूं। वाह, इस जंगल में मैंने ये पहली जिंदा चीज पकड़ी है और ये वाकई बढ़िया है। वैसे इन क्रेफिश को बिना चाकू के पकड़ना काफी आसान होता है, बस काश मुझे कोई मछली मिल जाए तो दावत पूरी हो जाएगी। ओ, यहाँ पर एक है, पकड़ ली। अरे वाह, लगता है बात बन गई।
मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो हाथ से निकल गई। वो मेरे चाकू पर लगी हुई थी, लगभग मर चुकी थी, और अब ये मशाल भी दम तोड़ रही है। अब मेरे पास 4 क्रेफिश हैं और मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया, पर आज दावत नहीं होगी। बस इसे आप मामूली खाना कह सकते हैं, पर मैं इन्हें मशाल बुझने से पहले पकाना चाहूंगा। किसी भी तरीके से अपने जोश को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बस आग जलाकर कुछ अच्छा खाने से ही जोश बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका है। ये माहौल आपकी हिम्मत और आपके जोश को हरा सकता है। कैंप ने शुरुआत के कुछ घंटों में मेरा साथ दिया, लेकिन उसके बाद पानी हर कहीं से बरसने लगा। एक रात और जागने के बाद अब इस जंगल से जल्द निकलने का मेरा इरादा मजबूत हो गया है। पिछले करीब 1.5 किलोमीटर के दौरान इलाके में काफी बदलाव आया है। जमीन समतल हो गई है और नदी चौड़ी। अब मैं इसके साथ साथ चल रहा हूं और किनारे पर पानी भरा हुआ है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी नदी के किनारे पर हूं और शायद यही मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगी। अगर मैं धारा के नीचे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालूं तो शायद मैं किसी गांव या बस्ती या समंदर तक पहुंचूंगा। और मुझे काफी उम्मीद है कि आज रात मैं किसी गर्म और आरामदेह बिस्तर में सोऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस नदी का सफर तय करना होगा, और ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है राफ्ट के जरिए। तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं एक बहुत ही आसान सा राफ्ट बनाने की कोशिश करूंगा और उसे तैरने में मदद करेगा ये बालसा का पेड़। इससे अक्सर मॉडल्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत हल्का और काटने में आसान होता है। इतना आसान कि मैं बस अपने चाकू और एक पत्थर से ही इसे काट सकता हूँ। लगता है ये पेड़ यहाँ मेरे लिए ही उग रहा था, और ये दिखने में बेशक भारी लगता है, पर ये इतना हल्का है कि आपको सुपरमैन जैसा लगता है। और कई दिन बाद मैं खुद को इतना ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मैं इसकी छाल उतार रहा हूँ और इससे मैं राफ्ट को बांधूंगा। ये बहुत मजबूत और बहुत लचीली होती है। काम खत्म करते करते मैं पसीने से नहा चुका हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये उन चुनौतियों का सामना कर लेगा जो ये नदी मेरे सामने पेश करने वाली है।